on behalf of British Public School, I Tejas Sharath welcome you all in our science class. आज हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो पूरी केमिस्ट्री का बेस होती है, जहाँ से चीज़ें बन के चलती हैं। और हमने जैसा कि पहली दो बेसिक क्लास में आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री को रट के नहीं करना है, बिल्कुल हर कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए करना है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो रट के करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है और बताना है, या फिर व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर दीजिएगा अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो। हमारी कोशिश है हर चीज़ आपको समझा के करने की। तो इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैटर के बारे में। और मैटर को हम तीन कॉन्टेक्स्ट में लेके स्टडी करेंगे। जो पहला कंसेप्ट है हमारा वो रहेगा फिजिकल स्टेट को लेके, फिर उसका जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, बड़े लेवल पे हम मैटर को कैसे स्टडी करेंगे, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज को लेके हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो दोनों रहेंगी। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और इनकी डेफिनेशन के बारे में जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेसिक केमिकल लॉज, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक लॉज होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ, ये सारे आते हैं, तो इन सब की स्टडी करेंगे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का जो कंसेप्ट है उसकी स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे मास से, वेट से, डेंसिटी से, टेम्परेचर से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, इनकी स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना। अगर मैटर की बात करते हैं तो कोई भी वो चीज जिसका अपना एक मास होता है और स्थान को ऑक्यूपाई करती है, which possess a particular place and have a definite mass is known as matter। हर कोई चीज जिसका अपना मास है और स्थान देती है उसे मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। फिजिकल स्टेट पे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि एक होता है सॉलिड हमारा, एक होती है गैस हमारी, और एक होते हैं लिक्विड। अगर फिजिकल स्टेट पे हम इसको डिवाइड करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन बेसिक चीज होती हैं जिनको हम एक मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे आज के कंसेप्ट में अगर बात करें तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तीन नहीं है, 5 स्टेट होती हैं मैटर की, बट हमारी बुक्स में ये अपडेटेड नहीं होती हैं, तो हम इन तीन के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो सॉलिड की अगर बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया था कि इसका अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होती है। इसमें क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम तो होता है, फिक्स शेप नहीं होती। और गैस वो चीज़ होती है जिसका ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है दोनों के बीच में, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं गैस में, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब बदलते हैं तो इनको क्या कहा जाता है। देखिए, सॉलिड जब एक सॉलिड एक लिक्विड में बदलता है, जब एक सॉलिड एक लिक्विड में बदलता है तो इस चीज को कहा जाता है मेल्टिंग। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन बनेगी हमारी वो यहीं से बनेगी कि मेल्टिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, कि व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। और इसे फ्यूजन भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका आपने याद रखना है, इसे फ्यूजन भी कहा जाता है। और इसका रेसिप्रोकल जब होता है कि एक लिक्विड एक सॉलिड में बदलता है तो उसे कहा जाता है फ्रीजिंग, उसे कहा जाता है फ्रीजिंग। बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, दोनों टर्म आप पढ़ चुके हैं। एक सॉलिड जो बर्फ होती है वो पिघल के लिक्विड में बदलती है, सबको पता है, मेल्ट होके। और ऐसे ही जो पानी लिक्विड है वो फ्रीज होके किसमें बदलता है, एक सॉलिड में बदलता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो एक सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग, और एक लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है, वो फ्रीजिंग कहलाता है। ऐसे ही जब एक लिक्विड एक गैस में बदलता है, सपोज करो
एक पतीले में आप पानी गर्म कर रहे हो, एक लिक्विड जब किस में बदल जाता है, गैस में, तो उबल जाता है और उबलने के बाद क्या हो जाता है, वो वेपर बनने लग जाते हैं। तो लिक्विड का गैस में बदलना, वेपर में बदलना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और इसका उल्टा अगर होता है, एक गैस अगर एक लिक्विड में बदलती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। देखिए, आपका जितना भी पानी है, हमारे महासागरों में क्या है, पानी है, ओशन में क्या होता है, पानी होता है। अगर पूरे अर्थ की बात करें तो 71% एरिया जो है वो वाटर ऑक्यूपाई करते हैं, ओशन ऑक्यूपाई करते हैं, और सिर्फ 29% एरिया पे क्या है, अर्थ है, लैंड है, हमारी जो स्थल का एरिया जिसपे आदमी रहते हैं, जिसपे कॉन्टिनेंट है। तो महासागरों का पानी जो ऊपर जाता है, वेपोराइज होके ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर क्या होता है, वो ठंडा होता है, कंडेंस होता है, और कंडेंसेशन ठंडा होके जब बादलों के थ्रू फिर नीचे रेनफॉल के रूप में आता है, बारिश के रूप में आता है। तो बारिश होना किस प्रोसेस का एग्जांपल है, ये कभी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो बारिश किस वजह से आती है, कंडेंसेशन की वजह से आती है, क्योंकि गर्म होके पानी ऊपर उठता है, ऊपर जाके ठंड होती है, ठंडा होके फिर नीचे आ जाता है। तो जो वेपर्स होते हैं वो किसमें, लिक्विड में बदल जाते हैं, और लिक्विड के रूप में फिर नीचे आता है। तो कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है कि जब एक गैस एक लिक्विड के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, तो इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। और ये आपने कॉमन एग्जांपल है, देखा भी होगा। अगर आप एक कांच के ग्लास में पानी अगर डाल देते हो, ठंडा पानी, तो उसमें क्या होता है कि ग्लास के जो आउटर लेयर होती है उस पे वाटर वेपर जमा हो जाता है, वाटर वेपर जमा हो जाता है। तो उसका मीनिंग क्या है कि जो वेपर्स हवा में मौजूद थे, जो गैसियस फॉर्म में थे, तो ग्लास के सरफेस पे आके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। अब जैसे ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ऐसे ही एक गैस एक सॉलिड के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, और एक सॉलिड गैस के रूप में भी ट्रांसफॉर्म होता है। गैस का सॉलिड के रूप में ट्रांसफॉर्म होना कहलाता है डिपोजिशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। हिमालय जो सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट, तो आपको पता है कितनी ऊंची है, वो है 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। तो उस चोटी पे क्या होती है, बर्फ होती है। तो वो बर्फ क्या होती है, पहले कैसे होती है, वो गैस के रूप में होती है, और गैस से ऐसा तो नहीं होता कि वो पहले लिक्विड बनती है, पानी बनती है। तो गैस सीधी क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है आइस के रूप में। तो वेपर्स जो होते हैं सीधे, वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधे सॉलिड के रूप में, बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बनना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। ऐसे ही एक सॉलिड जो होता है वो क्या, वो गैस में बदल सकता है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा कपूर, नैफ्थलीन जो होता है। तो कपूर क्या होता है कि जब कपूर में आग लगाते हो तो कपूर को कभी पानी बनते हुए देखा है, वो सीधा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उड़ जाता है यानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें तो ये 6 डेफिनेशन आपकी बनेंगी, 6 की 6 इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम आप किसी भी डेफिनेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में आपसे मैटर की पूछ सकता है। तो इस एक डायग्राम से ये सारी चीजें आप इजीली याद रख सकते हो। एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए 3 मेन स्टेट्स थी मैटर की, हमने बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब एक सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो क्या होता है, पिघल के बदलता है। तो पिघलने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। और इसका जब उल्टा होता है कि एक लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है। जब एक लिक्विड गैस में बदलता है तो उसको कहा जाता है वेपोराइजेशन। पानी को गर्म करते हो वेपर्स बनते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो, वेपोराइजेशन कहते हो। इसका अगेन उल्टा होता है कि एक गैस एक लिक्विड में बदल रही है। एग्जांपल रेनफॉल का लिया था हमने, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, या हिंदी में से संघनन कहा जाता है, इसे वाष्पीकरण कहा जाता है।
अब सॉलिड और गैस से हो सकता है, ये दो टर्म आपने फर्स्ट टाइम सुनी। और डिपॉजिट होना मतलब जमा करना, तो डिपॉजिट से वर्ड बना है डिपोजिशन। यानी क्या होता है इसमें, जो गैस सीधे सॉलिड के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, वेपर्स जो होते हैं वो सीधे बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। तो जितने भी बर्फ बनती है हिमालय की चोटियों पे या पर्वतों की चोटियों पे, तो डिपोजिशन के कारण होता है। और सब्लिमेशन क्या होता है, एक सॉलिड का डायरेक्टली गैस के रूप में ट्रांसफॉर्म होना, जैसे जो कपूर होता है वो हो जाता है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को, प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेट प्रोडक्ट्स कहते हैं, सब्लिमेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये याद रखना है, इस डायग्राम को 2-3 बार बना के देखना है, सारी चीजें इसलिए याद हो जाएंगी। और फिर डेफिनेशन लिखनी है। तो ये तो था हमारा फिजिकल स्टेट के बेस पे अगर मैटर को हम डिवाइड करते हैं। तो अब जो बात आती है, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर एक मैटर को हमने स्टडी करना हो तो कैसे हम स्टडी करेंगे। तो ये फिजिकल स्टेट के आधार पे हमने किया था। अब अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर एक मैटर को स्टडी करना है तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस, जैसा इसके नाम से क्लियर है, मिक्सचर का मतलब क्या है कि ये दो चीजों के मिक्स होने से बना है। और प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो मिक्सचर के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ये दो टर्म बहुत बार पूछी जाती हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये दो टर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस में दो चीज हो सकती है, या तो वो हो सकता है एलिमेंट हो सकता है या वो कंपाउंड हो सकता है। या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर वर्ड का अपने अपने मीनिंग होता है कि जो मिक्स होके जो फॉर्मेशन होती है। तो होमोजेनियस की अगर बात करते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मीनिंग होता है अदर्स। होमो का मीनिंग सेम और हेटेरो का मीनिंग होता है अदर। यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं दोनों दो अलग अलग चीजों को, हम उनको अलग अलग ना कर सकें, एक यूनिफॉर्म उसकी कंपोजिशन होती है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर की सबसे दो अलग से मेन प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे कांट बी सेपरेटेड, कि ऐसे मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा मिक्सचर क्या होगा, एक यूनिफॉर्म फेज में होगा, यूनिफॉर्म फेज में होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। अगर पानी में आप चीनी मिला दो, स्टिर करते हो उसे क्लोर के साथ, तो क्या आप दोनों को अलग अलग पहचान कर सकते हो पूरी तरह से डिसॉल्व होने के बाद कि ये पानी है और ये चीनी है? आप नहीं कर सकते। तो कैसा फेज बन जाता है, एक यूनिफॉर्म फेज बन जाता है, उसके कांस्टेंट पार्टिकल आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है।
ऐसे ही अगर साल्ट मिला देते हो, नमक मिला देते हो पानी में, तो क्या अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे पूरी तरह से डिसॉल्व होने के बाद। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? होमोजेनस मिक्सचर नाम देते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर की अगर बात करते हैं, जैसे इसका नाम से ही क्लियर है, हेटेरो मतलब अदर्स होता है। जैसे आप डस्ट पार्टिकल्स के साथ राइस मिला दो या व्हीट मिला दो, तो क्या दोनों पार्टिकल क्लियरली विजिबल होते हैं? आप दोनों को अलग अलग देख सकते हो। या स्टोन के साथ पल्सेस मिला दो, दालें मिला दो कुछ पत्थरों के साथ, तो दोनों को आप अलग अलग देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड। देखिए, सेपरेट करने से मीनिंग है फिजिकली सेपरेट करना। इसके पार्टिकल होते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन की सहायता से तो अलग कर सकते हैं, बट फिजिकल वे में उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, और जो यूनिफॉर्म फेज नहीं होता, तो कई फेज होते हैं मिक्सचर के, तो वो आप इनको होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर को इस तरीके से याद रखेंगे। अब हमने एक मिक्सचर बनाया, तो हम सॉल्यूशन की नॉर्मली बात करते हैं। तो सॉल्यूशन एक क्या चीज होती है? सॉल्यूशन मतलब घोल। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। ये दोनों चीजें भी आपने याद रखनी है, पूरी केमिस्ट्री में इन दो टर्म्स की बात होती रहेगी। तो सोल्यूट क्या चीज होता है? जैसे नमक और चीनी के घोल की, अगर नमक और पानी के घोल की बात करते हैं, या चीनी और पानी के घोल की अगर हम बात करते हैं, तो सोल्यूट क्या होता है कि जो चीज घोली जाती है, दैट सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन समथिंग, कि जो किसी में घोला जाता है, तो क्या हो जाता है? व्हिच डिसॉल्व्स, जो घुलता है किसी चीज में। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो किसी को घोलता है। तो लार्ज अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट होती है, अगर इन दोनों की बात करते हैं, तो लार्ज अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट होती है, तो उस चीज को हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में बेसिकली जो चीज प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो मिक्सचर के बारे में, और भी काफी सारे टर्म्स होती हैं, उनके हम जैसे जैसे मूव करेंगे चैप्टर में, इनकी स्टडी करते चलेंगे। अब प्योर सब्सटेंस की अगर बात करते हैं, तो प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट या कंपाउंड दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट में क्या आते हैं कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से जो चीजें मिलकर बनती हैं, सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से। तो एलिमेंट में क्या होता है? मेटल्स होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स जैसे हमारा क्या है? आयरन है, एल्यूमिनियम है, धातुएं जितने भी हैं हमारे, कॉपर है, तो ये सारे क्या है? सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये सारे क्या हैं? ये किस में आते हैं? ये मेटल में आते हैं, धातुओं में आते हैं। नॉन मेटल्स में कौन आता है? जितने भी हमारी गैसेस होती हैं हमारी, तो नोबल गैसेस किस में आती हैं? नॉन मेटल्स में आती हैं। और जब पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हो, तो एक जिगजैग लाइन होती है, तो जिगजैग लाइन क्या करती है? मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है। और अब एक तीसरी कैटेगरी होती है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होती हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच की चीजें होती हैं, जैसे सिलिकॉन, एंटीमनी, पोलोनियम। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? जर्मेनियम। तो ये सारे क्या हैं? हमारे मेटलॉइड्स कैटेगरी में आते हैं। तो एलिमेंट को हम मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंपाउंड क्या होता है? ऐसे चीजें जो एक तरह के एटम से नहीं, सिर्फ दो तरह के या दो से ज्यादा के मिलने से बनती हैं, तो उन चीजों को कहा जाता है कंपाउंड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? वाटर बनता है।
कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, मीथेन बनती है। तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, इन चीजों को कहा जाता है कंपाउंड। तो ये हमारी थी मैटर की स्टडी फिजिकल स्टेट के बेस पे भी और मैक्रोस्कोपिक बेस पे भी। अब अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, अगर मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैटर की प्रॉपर्टी को आपने दो तरीके से समझना है। एक होती है हमारे मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल दो तरह की प्रॉपर्टीज होते हैं, दो तरह के गुण होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आती हैं जो आप फिजिकली देख सकते हो एक मैटर के अंदर, वो क्या देख सकते हो, आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट पता होता है, आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट पता होता है, ये सारी चीजें। आपको उसका मास देख सकते हो, मास पता होता है, आप उसका वॉल्यूम चेक कर सकते हो, आप उसकी डेंसिटी चेक कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस कैटेगरी में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि भाई आप देख सकते हो उनको। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी, बेसिसिटी, कि एसिड है या बेस है, ये चीजें कौन डिसाइड करता है, उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी बताती है। कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी उसकी जो ज्वलनशीलता होती है वो क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। वैलेंसी, उसके आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सब किस में आता है, एक मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो हमने मैटर को स्टडी किया है तीनों कॉन्टेक्स्ट को लेके, और तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, समझ के हर चीज करनी है।